यस, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज बुक्स। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पुलिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर नंबर 4। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, क्योंकि देखो आज हो गई है 30 अक्टूबर, 6 नवंबर से एग्ज़ाम है। तो हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई। क्वेश्चन है आपका न्याय वाक्य से, सिलोजिज्म से वाक्य है भाई, और आपको यहाँ पे कथन दिए गए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स कथन दिए गए हैं और 3 कथन है हमारे पास भाई। 3 कथन दिए गए हैं और आपको आंसर देना है कि इनमें से कौन सा कथन अनुसरित करता है, मतलब फॉलो होता है। पहला है ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। दूसरा कथन दिया गया है सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। और तीसरा दिया गया है कि भाई कोई भी सी डी नहीं है, कोई भी सी डी नहीं है। ठीक है, और आपको यहाँ पे 2 कंक्लूजन निकालने हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है सभी सी ए हैं, ऑल सी आर ए, सभी सी ए हैं। और दूसरा दिया गया है कि कोई भी डी बी नहीं है, कोई भी डी बी नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरित करता है, पहला, दूसरा, या इनमें से कोई नहीं, या पहला ही करता है या दूसरा ही करता है। सभी स्टूडेंट्स लाइव चैट में आंसर देंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि भाई किस तरीके से सोल्व करना होता है। देखिए, हमें निष्कर्ष बताना है कि ये सही या गलत, बस इतनी सी बात है ना। ऑल सी आर ए मतलब सभी सी ए हैं, सभी सी क्या हैं, ए हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, सी और ए में रिलेशन करना है। तो देखो ए यहाँ पर प्रेजेंटेड है और सी यहाँ पे प्रेजेंटेड है। ठीक है, तो हमें पहले और दूसरे कथन को जोड़ना पड़ेगा। और आपको पता है कि 2 कथनों को जोड़ते हैं तो एक कॉमन अक्षर होना चाहिए। तो कॉमन अक्षर क्या है, बी है। और एक बी के साथ में ऑल या नो मतलब सभी या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑल प्रेजेंटेड है। ठीक है, जिनको ये ट्रिक्स नहीं आती हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने न्याय वाक्य सिलोजिज्म का, आप आराम से पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना क्लास के बाद में। तो कॉमन हमें मिल गया बी, एक बी के साथ में क्या प्रेजेंट है, ऑल। तो ए और सी में संबंध तो होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दोनों धनात्मक हैं। तो धनात्मक के पीछे छुपा हुआ शब्द होता है सम। तो कथन में सी के साथ सम है, लेकिन निष्कर्ष में क्या है, ऑल है। तो कथन में सम आए तो निष्कर्ष में सम ही आता है, ऑल नहीं आता है। तो पहला गलत हो गया, देखते ही बिना वेन डायग्राम इसको उड़ा देंगे। दूसरा देखिए, नो डी इज बी, कोई भी डी बी नहीं है। तो देखिए डी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इनके मिलने से क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। डी और बी में संबंध करना है तो डी यहाँ पे, बी यहाँ पे। तो सेकंड और थर्ड को जोड़ने के लिए कॉमन अक्षर की जरूरत पड़ेगी। तो कॉमन अक्षर हमें क्या मिल गया, सी मिल गया। तो सी के साथ में नो है, बिल्कुल दूसरा और तीसरा जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए, नो सी इज डी, तो नेगेटिव के लास्ट में छुपा हुआ शब्द क्या होता है, नो होता है। अरे कोई सी डी नहीं है तो कोई डी सी नहीं है। ठीक है, तो डी के साथ यहाँ नो, डी के साथ यहाँ नो, तो दूसरा बिल्कुल सही है। तो क्या बोलेंगे, इफ ओनली सेकंड फॉलो, मतलब दूसरा निष्कर्ष अनुसरित करता है। चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे लगा चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कथन और पूर्ण धारणा का। भाई कथन और पूर्ण धारणा का क्वेश्चन है कि रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया है और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया गया। ठीक है, तो 2 पूर्ण धारणाएं आपको दी गई है, आपको बताना है दोनों में से कौन सी सही है, पहली सही है या दूसरी सही है। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास के बाद मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो 2 पूर्ण धारणा है। पहली पूर्ण धारणा दी गई है कि हो सकता है कि भविष्य में लोग रेल पटरियों पर ना चढ़ें। दूसरा है लोग पटरियों पे पटरियां पार करते रहेंगे और जुर्माना भरते रहेंगे। चलिए, हमारे पास में कथन दिया गया कि रेल पटरियों को पार करते हुए उस लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ा और क्या कर दिया, भारी जुर्माना लगा दिया। तो पहला है पूर्ण धारणा कि भाई अब हो सकता है कि लोग रेल की पटरियाँ पार ना करें। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो एक डर हो जाए जुर्माने का, है जुर्माने का डर होता है ना, तो लोग हेलमेट लगा लेते हैं, सेफ्टी के लिए नहीं लगाते लेकिन पुलिस के लिए लगा लेते हैं, तो एक डर है। तो बिल्कुल पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरी देखिए, लोग पटरियों पे पटरी पार करते रहेंगे और भारी जुर्माना भरते रहेंगे, नहीं, ये पूर्ण धारणा बिल्कुल यहाँ पे सरासर गलत है कथन के बेसिस से। क्योंकि भाई जुर्माना लगा रहा है, ऐसा कौन सा बेवकूफ़ होगा कि जुर्माना दिए जा रहा है फिर भी वो गलत काम किए जा रहा है, नहीं ना। तो
पहली पूर्वधारणा बिल्कुल सही है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल सिंपल सा है भाई, पंक्ति के आधार पे है। 5 लड़कियां हैं RSTP तथा Q उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़ी हैं भाई, ठीक है। T पंक्ति के मध्य में बैठी हुई है, Q क्रमशः P के तुरंत दाएं तथा T के तुरंत बाएं बैठी हुई है, S पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठी है, R के बाएं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? R के बाएं और तीसरे स्थान पे भाई, R के बाएं निकालना है और तीसरे स्थान पे निकालना है फटाफट से। और जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से आगे भी दिल्ली पुलिस, रेलवे NTPC और राजस्थान पुलिस की हम क्लासेस आपके लिए लेके आएंगे, तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो सभी लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे एक मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को भी। चलिए भाई कितने लोग हैं? 5 लड़कियां हैं, ठीक है। RSTP तथा Q, सभी का मुंह का है, जो सभी का जो फेस है वो उत्तर दिशा में है भाई, जो सभी का मुंह है वो उत्तर दिशा में है, ठीक है। अब जो T है वो पंक्ति के मध्य में है, तो T यहाँ बैठेगा बिल्कुल मिडिल में, तो 2 लोग इधर बैठेंगे, 2 लोग इधर बैठेंगे, तभी तो T यहाँ बैठेगा। उसके बाद बोला गया Q क्रमशः P के तुरंत दाएं तथा T के बाएं। जो Q है वो P के तो दाएं लेकिन T के बाएं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस करने के लिए यहीं सेट होगा, इधर सेट नहीं होगा, तो यहाँ पे Q आ गया, यहाँ पे P आ गया। उसके बाद बोला गया कि भाई जो S है वो पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, तो पंक्ति के छोर पर यहाँ पे S नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे S बैठेगा, तो कौन बच गया? R बच गया। तो पूछा गया R के बाएं, तो R का मुंह उत्तर दिशा में है, तो इसका बायां इधर होगा, तो बाएं से तीसरा कौन होगा? बाएं से तीसरा Q होगा। तो ऑप्शन नंबर A परफेक्टली राइट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से उड़ा दीजिए इसको देखते ही, एक झटके में बिना मिस्टेक किए हुए। एक हल्का सा क्वेश्चन डाला है मैंने, सैमिक स्थिति कक्षा में ऊपर से 9वीं नीचे से 38, बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? अरे बिल्कुल हलवा क्वेश्चन डाल दिया मैंने, ये हैं ऊपर से 9 है, नीचे से 38 है, और जिसने आंसर नहीं दिया इसका मतलब बेटा पेपर देने मत जाना है। टोटल पूछा गया, मान लीजिए मैं हूं, समझो इस क्वेश्चन को इस तरीके से, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरा स्थान इधर से तो 9 है और मेरा ही स्थान इधर से 38 है, तो 9 प्लस 38 कितने होते हैं? 9 प्लस 38 आपका होगा 47। यस या नो? कितना होगा? 9 प्लस 38 कितना होगा हमारा? 47। लेकिन मैं 2 बार गिन लिया, इधर भी आ गया और इधर भी आ गया, तो एक क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा, तो 46 बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 46 कितने लोग हैं यहाँ पे? 46 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है भाई, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे बिना मिस्टेक किए हुए। यस, रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है भाई, रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है, तो फटाफट से इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को देना है बिना मिस्टेक किए हुए। तो क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए? यस, स्थान परिवर्तन के आधार पर है भाई, स्थान परिवर्तन के आधार पर है भाई। एक पंक्ति में दीपा का स्थान बाएं से 12 और विशाल का स्थान दाएं से 19। दीपा का स्थान बाएं से 12, दीपा का स्थान, मान लीजिए यहाँ पे दीपा बैठी हुई है, यहाँ से इसका स्थान कितना है भाई? 12 है। और विशाल मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, इसका स्थान दाएं से कितना है भाई? दाएं से दिया गया 19। आपस में स्थान बदल लिया, आपस में क्या बदल लिया? स्थान बदल लिया। इसका मतलब ये होता है कि दीपा की जगह तो विशाल आएगा और विशाल की जगह कौन आएगी? दीपा आएगी। उसके बाद बोला गया कि बताइए बाईं, दीपा का स्थान बदलने के बाद बाईं तरफ से कितना हो गया? 19 हो गया। तो बताइए इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं? पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको ये रामायण करने की जरूरत ही नहीं है, हैं? आप स्मार्ट हैं, स्मार्ट बनिए। कैसे? मैंने आपको रैंकिंग टेस्ट बहुत अच्छे से करा रखा है भाई। हमें 2 व्यक्ति दिए गए, दीपा, विशाल, स्थान परिवर्तन के आधार पे क्वेश्चन है। दीपा का स्थान बाएं से 12 था और बाद में कितना हो गया? 19 हो गया। तो दीपा का पहले 12 था और नया स्थान कितना है? 19 है, और विशाल का कितना था? 19 था।
तो अगर स्थान परिवर्तन के आधार पर क्वेश्चन आएगा तो एक व्यक्ति के 2 स्थान दिए जाएंगे, तो उसमें से हमें उस व्यक्ति का नया स्थान दूसरे व्यक्ति के स्थान में क्या कर देना है, जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद क्या करना होता है, 1 कम करना होता है। तो क्या आंसर आएगा इसका, 37। तो इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं भाई, 37 विद्यार्थी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप लोग, है ना। और जिसको रैंकिंग टेस्ट में दिक्कत है तो रैंकिंग टेस्ट कंप्लीटली अपलोडेड है ना। और किसी को नहीं मिले तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9782309382, इस पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे लग चुका है, तो फटाफट से करेंगे इस क्वेश्चन को। बड़ा ही खतरनाक सा दिख रहा होगा आपको, है लेकिन है बड़ा इजी, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। फटाफट से इस क्वेश्चन को निपटा दीजिए। 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, बिना मिस्टेक किए, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। क्वेश्चन है MTJRDW&Q 7 मित्र ABC 3 कार से यात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक कार में कम से कम 2 मित्र सवार हैं। इनमें 3 महिलाएं हैं जो प्रत्येक कार में 1-1 की संख्या में सवार है। मतलब 7 में से 3 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। और ABC 3 कारें हैं, उनमें से हर कार में 1 महिला बैठी है। ठीक है भाई। T केवल अपने अच्छी महिला दोस्त Q के साथ बैठा है और B कार में बैठा हुआ है। उसके बाद में M कार A में यात्रा करता है, D तथा W कार C में यात्रा नहीं करते हैं। J महिला नहीं है जबकि W महिला है। R किस कार में यात्रा करता या करती है, बताइए। C, A, B इनमें से कोई नहीं। यस, फटाफट से इस क्वेश्चन को कीजिए। 30 सेकंड का टाइम और है। आप सभी के पास में 3 कारें हैं, ठीक है। 3 कारें हैं जिनका नाम आपको दिया गया है क्वेश्चन में A, दूसरी कार का नाम दिया गया है B और तीसरी कार जो है उसका नाम दिया गया है C। बिना मिस्टेक किए हुए इस क्वेश्चन को कीजिए फटाफट से। और कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं, उस इन्फॉर्मेशंस के बेसिस से हमें इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है भाई। यस, रेडी। चलिए, तो समय हो गया समाप्त। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन में बोला गया कि प्रत्येक कार में कम से कम 2 लोग बैठे हैं, कम से कम 2, 1 नहीं बैठेगा, ठीक है। उसके बाद में इनमें 3 महिलाएं हैं, मतलब 3 महिला, 1 इसमें आएगी, 1 इसमें आएगी और 1 इसमें आएगी, C में आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, T केवल अपनी अच्छी महिला Q के साथ B में सवार होता है। T B में सवार होता है और अपनी अच्छी मित्र महिला W के साथ, महिला पे हम क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। तो W महिला है तो T पक्का ही पुरुष होगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है एक कार में सिर्फ 1 महिला ही बैठ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला बोला गया, अच्छा Q के साथ T केवल अपनी अच्छी महिला मित्र W नहीं है, Q है, किसके साथ, Q के साथ सफर करता है, ठीक है। उसके बाद में के साथ कार B में सवार होता है। M कार A में यात्रा करता है, जो M है वो कार A में यात्रा करता है, ठीक है भाई साहब। उसके बाद में D तथा W कार C में यात्रा नहीं करते। अब एक इंस्ट्रक्शन आया कि जो D है और W है वो कार C में यात्रा नहीं करते, मतलब ये लोग C में नहीं बैठेंगे। तो अब एक चीज सोचिए आप छोटी सी, कि D और W C में नहीं बैठेंगे तो किस किस में बैठ सकते हैं, B में बैठ सकते हैं और A में बैठ सकते हैं, ठीक है, दोनों कंडीशन है। लेकिन आगे एक बात बोली गई, लास्ट में पढ़िए, जबकि W महिला है, जबकि W महिला है। तो एक बात सोचिए, अगर W महिला हुई और अगर हम इसको B में बैठाना चाहें तो नहीं बैठा पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी Q महिला है, ऑलरेडी एक महिला आ चुकी है और एक कार में एक ही महिला बैठेगी। तो ये लोग B में भी नहीं बैठ सकते और C में भी नहीं बैठ सकते, तो कहाँ बैठेंगे, ये लोग बैठेंगे यहाँ पे। W क्या है, W महिला है, तो D भी पुरुष होगा और M भी पुरुष होगा। क्यों? क्योंकि एक कार में एक ही महिला बैठेगी, तो बाकी क्या होंगे, पुरुष होंगे। कितने लोग बैठ गए, 3 2 5 लोग बैठ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, आगे क्या बोला गया, J महिला नहीं है, J, अब भाई जो J है वो महिला नहीं है तो क्या है, पुरुष है। तो देखिए जरा ध्यान से, J महिला नहीं है, पुरुष है, तो J कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा।
उसके बाद में क्या बोला गया, उसके बाद में कुछ नहीं बोला गया। क्वेश्चन क्या हो चुका है हमारा, कंप्लीट हो चुका है। एम कार ए में यात्रा करता है, डी तथा डब्ल्यू सी में यात्रा नहीं करते, जे महिला नहीं है। जो जे है वो महिला नहीं है तो कौन है, पुरुष है। तो आर किस कार में यात्रा करता है। अब एक बात सोची छोटी सी, 1 2 3 4 5 आ गए, तो यहाँ पे कौन आएगा, 6 और 7वां आर। तो आर ये प्लस है तो ये पक्का ही कौन होगा, ये माइनस होगी, क्योंकि एक महिला बैठाना जरूरी है। तो आर किस कार में यात्रा करता है, सी कार में यात्रा करता है। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि सर हमने इनको वहाँ क्यों नहीं बैठाया, हमने जे को यहाँ क्यों नहीं बैठाया, हमने जे को यहाँ क्यों नहीं बैठाया। अरे अगर मान लो जे को यहाँ और यहाँ बैठा देता तो यहाँ पे सिर्फ आर अकेला बैठ जाता, यस या नो। और कम से कम एक कार में 2 लोग सवार होना जरूरी है, ये इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो क्वेश्चन का आंसर है आर किस कार में यात्रा करता है, तो आर सी कार में यात्रा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आपका नंबर सीरीज का है भाई, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट है भाई, है ना, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। प्लीज़ इसको आप अच्छे से करना, कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है, जल्दबाजी तो करनी ही नहीं है। क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए बिना मिस्टेक किए हुए। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को भाई। 1 4 27 256, 1 4 27 256 के बाद में दिया गया 3125 के बाद में क्या आएगा। सोचिए सोचिए कहाँ तक सोच सकते हैं। चलिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ भाई। 1 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर लिखा गया, ठीक है, और यहाँ पे कितना का क्यूब लिखा गया, 3 का क्यूब लिखा गया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 4 का स्क्वायर या 5 का क्यूब या 5 का स्क्वायर। नहीं आ रही बात, नहीं आ रही है। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा संख्या हो गई है, तो एक चीज़ दिमाग में आई यार कि 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो यहाँ पे 1 की पावर 1 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 1 की पावर 1, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4 की पावर 4। तो 4 की पावर 4 क्या होता है, 256। उसके बाद में 5 की पावर 5 क्या होता है, 3125। तो यहाँ पे क्या है कि 6 की पावर 6, मतलब 6 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, हम 6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है डी, है ना, ऑप्शन नंबर सॉरी ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 46,656, 46,656 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा लॉजिक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कॉपी में नोट कर लेना, बुक्स में नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको। चलिए नेक्स्ट, फिर से अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई, नंबर सीरीज का फिर से शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बिना मिस्टेक किए हुए उड़ा दीजिए इसको फटाफट से, बिना मिस्टेक किए हुए इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे सभी स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, यस 340, 451, उसके बाद में 562, 673, उसके बाद में 800, सॉरी क्या है 673 के बाद में 784, उसके बाद में हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। 340, 451, 562, 673, 784, उसके बाद में हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। 857 आएगा, 877 आएगा, 875 आएगा, 895 आएगा। फटाफट से सभी स्टूडेंट्स करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ए बी सी या डी में से क्या होने वाला है भाई। बिना मिस्टेक किए हुए सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को उड़ा देंगे। 30 सेकेंड का समय और मैं आपको दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। तो बिना मिस्टेक किए हुए इस क्वेश्चन को कर दीजिए। दस सेकेंड और आपके पास में।
यस। चलिए, अरे बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। संख्याओं को देखने पर ऐसा नहीं लग रहा कि भाई नॉर्मली कुछ जुड़ा है ना। तो एक बार देखिए ना, सीधा सीधा 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 895। तो 895 आपका ऑप्शन नंबर डी में था, तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई डायरेक्शन टेस्ट से, दिशा परीक्षण से क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए इसको। दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। क्या बोलेंगे? दिशा परीक्षण क्वेश्चन है कि मैं पश्चिम की ओर मुंह करके 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, फिर 135 डिग्री विपरीत दिशा में, तो अब किस दिशा में जा रहा हूँ? बड़ा ही सिंपल सा, उड़ा दीजिए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैं पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ, मान लीजिए इधर मुंह करके खड़ा हूँ, ठीक है, मैं इधर मुंह करके खड़ा हूँ 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में मैं यहाँ से 90 डिग्री इधर आऊँगा, उत्तर की तरफ मुंह हो गया, और फिर 135 डिग्री घड़ी के विपरीत, तो 135 घड़ी के विपरीत इधर आऊँगा, 90 प्लस 45, तो मेरा मुंह किधर होगा? इधर होगा। ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो क्या आंसर बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको दक्षिण पश्चिम? दक्षिण पश्चिम आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 भी डायरेक्शन टेस्ट से है, दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है। जल्दी से करेंगे सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को बिना मिस्टेक के। जय तथा रिंकू किसी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। जय पश्चिम की ओर जाता है तथा 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर दायां मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। रिंकू उत्तर की ओर जाता है तथा 3 किलोमीटर दूरी के तय करता है और फिर दायां मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। तो बताइए जय इस समय रिंकू से कितनी दूर है? 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 9 किलोमीटर या 7 किलोमीटर? ध्यान रखना, जब भी हम डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन करते हैं तो भाई एक प्लस ज़रूर बनाते हैं। ध्यान रखना, हम लोग एक प्लस हम जरूर बनाएंगे जब हम किसका क्वेश्चन करते हैं? डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन करते हैं। भाई मार्कर को भी भूख लगती है, हाँ, तभी तो अच्छे से परफॉर्म करेगा ये, नहीं? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? ए, बी, सी या डी? कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सेंटर जयपुर आया है भाई? लाइव चैट में बताएंगे। हम लोग आएंगे सेंटर्स पे रिव्यूज़ लेने, आपके एग्ज़ाम्स कैसा हुआ। तो अगर कोई जयपुर से है तो बता देना। चलिए, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि रिंकू तथा जय एक स्थान से चलते हैं। जय पश्चिम में गया 4 किलोमीटर, तो चलना यहाँ से होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। पश्चिम में गया कितना? 4, तो पश्चिम में मान लीजिए 4 इतना आ गया ये, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया? उसके बाद में बोला गया कि भाई दायां मुड़कर 3 गया, दायां मुड़ेगा ऊपर जाएगा, कितना जाएगा? 3, ठीक है, यहाँ से 3। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में रिंकू उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर गया, तो जय यहाँ पे रुक गया और रिंकू गया उत्तर दिशा में कितना? रिंकू उत्तर दिशा में कितना जा रहा है? 3 गया और फिर दायां मुड़ा 5 गया, तो यहाँ से 3 गया और फिर दायां मुड़ा कितना गया? 5 गया। तो हमसे पूछा गया कि बताइए जय और रिंकू के बीच में, तो जय यहाँ पे है और रिंकू यहाँ पे, तो ये 5 है और ये कितनी होगी? ये 4 होगी, तो 5 + 4 9 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कथन और कार्रवाई से भाई, कथन कार्रवाई का क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को बिना मिस्टेक किए हुए। कथन और कार्रवाई का क्वेश्चन है भाई, क्या बोलने वाला है? कथन दिया गया, स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया है कि प्रवेश विवरणिका में कॉलेज प्राधिकारी द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड को सभी छात्रों को सख्ती से पालन करना है। मतलब भाई कॉलेज में आदेश दे दिए प्राचार्य ने कि भाई सभी को ड्रेस कोड में आना है और सख्ती से बोल दिया, ठीक है। अब कार्रवाई है,
ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को कॉलेज से निकाल देना चाहिए। निकल जाओ निकम्मो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी यहाँ पे, बदमाश, ड्रेस नहीं पहन के आते हो हैं। पहली कार्रवाई। दूसरी कार्रवाई, पहली बार ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को डांटा जाना चाहिए और आगे उल्लंघन न करने की चेतावनी दी जानी चाहिए। तो दोनों कार्रवाई में से कौन सी अच्छी है? मान लो प्रिंसिपल ने बोल दिया कॉलेज में कि ड्रेस कोड पहन के आना है, और मान लो किसी दिन बारिश हो गई या फिर मान लो कुछ भी हो गया, आप ड्रेस कोड नहीं पहन के आए, प्रिंसिपल निकल जाए यहाँ से कॉलेज से, दिखाई मत देना, और ये वो। क्या इस कार्रवाई से कुछ होगा? अगले दिन सारे स्टूडेंट्स ड्रेस नहीं पहन के आएंगे। ऐसा कॉलेज में होता है, ठीक है, हमारे तो होता था ऐसा यूनिटी, ठीक है। तो पहले ही तो गलत है भाई, इससे नहीं होगी सॉल्यूशन। दूसरा, हाँ भाई डांट दें, क्या है बोला था ना तुम्हें ड्रेस पहन के आना, ये क्या लगा रखा है तुमने यहाँ पे, शर्म नहीं आती है? पापा को फोन करो, तुम्हारे बदमाशी करते रहते हो कॉलेज में, ये वो, कल से ड्रेस पहन के आना, नहीं तो देखना दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा स्टूडेंट्स के मन में डर आएगा कि हाँ यार पापा को फ़ोन कर देंगे, ये वो मेरी शिकायत कर देंगे, तो वो फिर अगले दिन से ड्रेस पहन के आ जाएगा। तो दूसरी कार्रवाई काम कर जाएगी भाई। तो दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, कोडिंग डिकोडिंग का भाई। आपको निकालना है कूल का कोड क्या होगा। कूल का कोड क्या होगा? फटाफट से सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। कूल का कोड क्या होगा? जल्दी से, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कूल वेव्स चाइल्ड वेदर, कूल वेव्स चाइल्ड वेदर और इनका कोड किया गया TI, दूसरा है CHI, तीसरा है SU, चौथा है पिक। उसके बाद में जर्नी इज कूल मंथ, इज कूल मंथ, इसका कोड है ROMOSO, ROMOSO और DA, S और यहाँ लिख देता हूँ DA। उसके बाद में हमें बोला गया लवली मंथ, लवली मंथ चाइल्ड सेशन, का कोड किया गया SUNI RONE। हमें तो भाई क्या निकालना है? हमें तो कूल का कोड चाहिए, हमें तो इस कूल का कोड निकालना है। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें देखना है कूल यहाँ पे है, कूल यहाँ पे है, कूल यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में कूल कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या? देखो वेव्स है क्या? नहीं है। चाइल्ड है क्या? नहीं है। वेदर है क्या? नहीं है। तो खत्म। इसका मतलब इनके कोड भी इक्वल होंगे। तो कोड देखिए जरा ध्यान से, SU और SU। तो SU किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर C। तो कूल का कोड क्या होगा भाई? SU होगा। तो जिसने भी SU आंसर किया है परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ये कोडिंग डिकोडिंग का ही है, बिना मिस्टेक किए हुए उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को। तो बताइए क्या बोलेंगे अब? क्या बोलने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर बिना मिस्टेक किए हुए? यस, राहुल का कोड किया गया है, कुछ हमें यहाँ पे दिया गया है। राहुल RAHUL SEQ और पूछा गया है अलवर, बिना मात्राओं का शहर अलवर है ना। अलवर का निकालना है भाई। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें क्या लिखना है? नंबर लिखना है। R 18 पे आता है, 1 पे आता है, ये 8 पे आता है, 21 पे आता है, 12 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 17 पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 11 पे आता है।
लिख देंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि पास में कौन कौन है। देखो 18 19 पास में है, 18 से 19 बनाइए, कितना प्लस करना पड़ेगा, 1 1 5, 1 से 5 बनाइए, कितना प्लस करना पड़ेगा, 4 8 17, कितना प्लस करना पड़ेगा, 9 21 11। तो भाई यहाँ पे क्या बात बन गई, माइनस करना पड़ा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए कंटिन्यू ऐड हो रहा है तो हमें ऐड करना है, 1 4 9, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, जोड़ के देखिए 21 प्लस 16 कितने होते हैं, अरे भाई 21 प्लस 16 होते हैं आपके 37, और 37 में से 26 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, 11 पे क्या आता है, के आता है, तो बिल्कुल सही है, के है। तो 16 के बाद क्या जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे, 25 प्लस 12, 25 प्लस 12 वही क्या आएगा, 37 आएगा, 26 माइनस करेंगे क्या आएगा, 11। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो स्क्वायर का लॉजिक है कि 1 का स्क्वायर 2 का 3 का 4 का 5 का। अप्लाई कर देंगे ऐसे कैसे, 1 का स्क्वायर a प्लस ए बी, 2 का स्क्वायर 12 प्लस 4 16, 3 का स्क्वायर 23 प्लस 9 क्या आएगा, f, उसके बाद में 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो भाई BPF डबल क्यू ऑप्शन नंबर ए में था, तो ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 भाई ब्लड रिलेशन से है, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लें, 30 सेकंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन में आपको नहीं लगाना है, फटाफट से उड़ा देना है बिना मिस्टेक किए हुए। भाई 1 भी % मिस्टेक नहीं चाहिए। क्या बोलने वाला है, ए एक्स का पिता है, बी वाई की माँ है, एक्स तथा जेड बहनें हैं, एक्स तथा जेड की बहन वाई है, इनमें से कौन सा कथन पूर्ण रूप से सत्य है, इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल राइट है, भाई एकदम परफेक्ट राइट है। फटाफट से बता दीजिए क्या बोलने वाले इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बिना मिस्टेक किए हुए। चलिए समय समाप्त। तो देखिए जरा ध्यान से, ए एक्स का पिता है, देखो ए फादर है तो बड़े लोगों को ऊपर रखते हैं, फादर है प्लस लगा दिया, ए फादर है किसका, एक्स का, तो ए फादर है। उसके बाद क्या बोला गया, बी वाई की माँ है, अभी छोड़ दीजिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। एक्स तथा जेड की बहन वाई है, एक्स तथा जेड इनकी जो बहन है ना वो कौन है, वाई बहन है, वाई सिस्टर है। अब एक्स और जेड के बारे में कुछ नहीं बोला गया कि भाई हैं बहन है, लेकिन जो वाई है वो बहन है एक्स और जेड की, ठीक है। उसके बाद में एक इंस्ट्रक्शन हमने छोड़ा, बी वाई की माँ है, बी माँ है किसकी, वाई की, तो बी माँ है वाई की, ये सब भाई बहन, ये इनके पिता, ये इसकी माता, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, हस्बैंड वाइफ, ये इसके पति होंगे और ये इसकी क्या होगी, पत्नी होगी, ठीक है। चलिए तो पहला हमें ऑप्शन दिया गया बी जेड की माँ है, बी माँ है जेड की, बिल्कुल सही है भाई, बी माँ है जेड की, सही है। उसके बाद में क्या बोला गया, जेड एक्स बहन है, एक्स जेड बहन है, नहीं पूरा नहीं दिया भाई, भाई भी हो सकते हैं। दूसरा वाई ए का पुत्र है, वाई पुत्र थोड़ी है, ए का पुत्री है। बी केवल एक पुत्री है, बी की केवल एक पुत्री, जरूरी थोड़ी है, इनमें से भी तो हो सकता है ना, कोई फिक्स थोड़ी है बी और ये एक्स और जेड भाई लड़के या लड़कियां, नहीं है ना। लेकिन पहला जो है वो बिल्कुल सही है कि जो बी है वो माँ है किसकी, जेड की माँ है, तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे आ गया भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते उड़ाना है, 1% भी टाइम नहीं लगाना। ए तथा बी बहनें हैं, ए तथा बी बहनें हैं, दोनों बहन हैं, सिस्टर हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया, आर व एस भाई हैं, ए की पुत्री आर की बहन है। ए की जो पुत्री है, ए की जो डॉटर है वो आर की क्या है, बहन है, आर की बहन है, ए की पुत्री, ठीक है।
और एक इंस्ट्रक्शन आर व एस भाई हैं, आर जो एस हैं क्या है, भाई है, ये दोनों क्या हैं, ब्रदर हैं, भाई हैं। तो आपसे क्या पूछा गया, बी का एस से क्या संबंध है, मतलब जो एस है वो बी को क्या बोलेगा, अरे ये सब भाई बहन, ये इनकी माँ, ये इनकी क्या है, माँ है, माँ की बहन क्या बोलेंगे, माँ की बहन को मौसी, मौसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार आपके लिए मैंने स्पेशल तैयार किया ये, तो बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16, IHENJDHMSJ शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उतने ही अक्षर हैं जिन उनमें के बीच में शब्दों में जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। 5, 4, 6, 7। ध्यान से करना है भाई, अक्षर युग्म का क्वेश्चन है, अक्षर युग्म का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। अक्षर युग्म का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है आपको। बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलेंगे। अक्षर युग्म बताने हैं, कितने अक्षर युग्म हैं। चलिए समय समाप्त। भाई अक्षर युग्म ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बता रखा है अल्फ़ाबेट टेस्ट में कि हमारी जो शुरुआत होगी वो यहाँ से शुरू होगी, बाएं से दाएं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं और ये अक्षर बोलना है, अगले अक्षर को बोलना है, अगर वो मिलता है तो अक्षर युग्म बनेगा। तो आई के बाद क्या आएगा, आई, JKLMNOPQR नहीं बना। एच के बाद बोलेंगे HIJKLMNOP नहीं बना। EFGHIJKL नहीं बना। NOPQRS एक T, ठीक है। JKLMNO ठीक है। DEFGH HIJKMNOST। तो अभी तक कितने बने, अभी तक हमें कितने मिले हैं, 2 मिले हैं। उल्टा चलेंगे, अब ध्यान रखना, आप उधर से आएंगे, इधर से चलेंगे। JKLMNOPQRS STUVWXYZ MNOPQRST HIJ KLMN HIJ हो गया। DEFGH एक ही मिल गया भाई। H के बाद में I भी मिल गया, अरे वाह, 2 मिल गए एक साथ। चलिए JKLMN NOPQEFG H से स्टार्ट करेंगे, HI। तो कितने मिले देखो, 1 2 तो शुरू में मिल गए थे। उसके बाद में यहाँ से मिला 3 4 5, 5 के बाद में मिला आपको यहाँ से 6। तो कितने मिलेंगे यहाँ पे आपको, यहाँ पे अक्षर मिलेंगे 6। तो ऑप्शन नंबर जो सी है परफेक्टली राइट आंसर है। तो कितने अक्षर युग्म होंगे यहाँ पे, 6 अक्षर युग्म होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 17 लग चुका है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट का ही है। तो क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट टेस्ट का क्वेश्चन है। जर्नी में स्वरों को तो पहले से और व्यंजन को अगले से बदल दिया और व्यवस्थित कर दिया। तो बाएं से 5वां पूछा गया, बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, JOURENY। जर्नी में भाई स्वर को अगले से, व्यंजन को पिछले से, ध्यान रखना, स्वर को अगले से, व्यंजन को पिछले से बदलकर
व्यवस्थित किया गया और बाएं से पांचवा, तो बाएं से पांचवा है तो बाएं से पहला ए होता है, लास्ट का जेड होता है, तो मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो बाएं से जो पहला अक्षर होगा वो सबसे छोटा अक्षर होगा, यस या नो। लेफ्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट लेटर लेंगे वो सबसे छोटा लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो एक काम करते हैं ना, सीधा पांचवा लेटर निकाल देते हैं। देखो पहला लेटर क्या आएगा, 5 नंबर वाला। 5 के बाद में 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 के बाद में कौन सा आएगा, 15 के बाद में आएगा 18। अब 18 क्या है भाई, सोचिए, 18 है आपका आर। अब आर क्या है, व्यंजन, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट में आपको क्या करना था, कॉन्सोनेंट में आपको भाई व्यंजन में एक जोड़ना था। तो आर में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एस आएगा। तो एस किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, फटाफट से सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी का है। हमें 2 कथन दिए गए हैं और हमें 2 ही निष्कर्ष दिए गए हैं। पूछा गया है इनमें से कौन सा फॉलो होता है, कौन सा निष्कर्ष फॉलो होता है। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। पहला है P ग्रेटर देन T और दूसरा है J ग्रेटर देन इक्वल Z, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जिधर से मुंह खुला होगा उधर से चलेंगे, मतलब P से T चलेंगे। तो P ये रहा और T ये रहा, तो दोनों को जोड़ने के लिए हमें एक कॉमन अक्षर की जरूरत है, तो B मिल गया। तो P से B आ सकता हूँ, B से O आ सकता हूँ, O से T आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट है लूप। J से Z चलेंगे तो J ये रहा और Z ये रहा। देखो J से B आऊँगा, B से H से Z, बराबर का साथ छूटा गया, बराबर 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 नहीं छूटा, तो दोनों ही राइट है। तो क्या बोलेंगे, बोथ कंक्लूजन्स फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे लग चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 है इनपुट आउटपुट से। अब काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इनपुट आउटपुट हमारे है ही नहीं, अरे आ गया तो फिर क्या करोगे। हाँ, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो सिलेबस में नहीं होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी मिस्टेक हो, है ना। तो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी ले रहे हैं। तो इससे अच्छा रहेगा ना कि हमारा सिलेबस भी हो जाएगा। तो इसको देखिए और सोच के बताइए कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो लॉजिक होता है, हमें लॉजिक का पता होना ज़रूरी है भाई। अगर लॉजिक का पता नहीं कर पा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं भाई, हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है स्टूडेंट्स। तो फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या बोलेंगे। पहले तो लॉजिक देखिए। लॉजिक देखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आउटपुट जो दिया गया है उस आउटपुट के आधार पे हम लॉजिक्स लेते हैं। आउटपुट देखिए, यहाँ पे जो इनपुट है उसका लास्ट स्टेज देखिए, स्टेज नंबर 5, 542, फिर आ गया 26, फिर आ गया 378, फिर आ गया 48, फिर आ गया 247, फिर आ गया 99, फिर आ गया 245, फिर आ गया 182। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ली गई सबसे बड़ी संख्या, फिर ले गई सबसे छोटी संख्या, फिर सबसे बड़ी, फिर सबसे छोटी, फिर सबसे बड़ी, फिर सबसे छोटी। तो इस पैटर्न में इसको जचाया गया, तो लॉजिक हमें मिल गया। तो अब देखिए इसी लॉजिक्स के बेसिस से स्टेज नंबर फर्स्ट देखिए। अब आप स्टेज नंबर फर्स्ट में लिखा गया 542, मतलब सबसे बड़ी संख्या को लिया, बाकी सब ऐसे कैसे लिख दिया, 48, 245, 182, 26, 99, 378, 297। उसके बाद में स्टेज नंबर सेकंड में 542 के बगल में 26 लिया गया, मतलब सबसे छोटी संख्या ली गई। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सबसे पहली सबसे बड़ी संख्या लेनी है, दूसरी स्टेज में सबसे छोटी, फिर सबसे बड़ी, फिर सबसे छोटी। तो इस तरीके से सेट कर देना है इनपुट नंबर 3 में, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करके देखना, बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। भाई क्वेश्चन नंबर 20 आपका पासे से दिया गया है
और आपको यहाँ पे भाई 2 डाइस दिए गए हैं, 2 पासे दिए गए हैं, सफ़ेद पीला लाल, सफ़ेद पीला लाल, और दूसरा आपको पासा दिया गया है स्टूडेंट्स यहाँ पे लाल पीला नीला, लाल पीला नीला। पूछा गया सफ़ेद के अपोजिट क्या होगा, तो देखिए सफ़ेद यहाँ पे है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, पीला और लाल, 2 कॉमन है, तो सफ़ेद का अपोजिट क्या होगा, नीला होगा। ध्यान रखना कि 2 डाइस आए, 2 पासे आए, उनमें 2 अक्षर, 2 रंग, 2 लेटर्स कॉमन हो, तो बचा हुआ लेटर या रंग अपोजिट्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे लग चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका घन से। अरे वाह, बड़ा ही सीधा सा, इसको तो देखते उड़ा दीजिए भाई, बिना मिस्टेक के, देखते ही उड़ा देना है इस क्वेश्चन को बिना मिस्टेक्स के। एक 6 सेंटीमीटर का घन है, उसकी सतहों को रंगा गया है, ठीक है, रंगने के बाद में उसको 1-1 सेंटीमीटर में काटा गया है। तो आपसे बस इतना सा पूछा गया कि 3 रंग, क्या पूछा गया आपसे कि ऐसे छोटे घन बता दीजिए जो तीनों रंग से रंगे गए हों। कितने रंग से रंगे गए हों, तीनों रंग से रंगे गए हों, बताइए 10, 8, 12 या 16। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखना, 3 रंग होते हैं सिर्फ कोनों पे। 3 रंग कहाँ पे होते हैं, सिर्फ 3 रंग होते हैं सब कोनों पे। और कोने कितने होते हैं टोटल, कॉर्नर्स होते हैं 8। कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 8, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ट्राइंगल से इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, बिना मिस्टेक के बता दीजिए इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। यस, जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को बिना मिस्टेक के। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी भाई। यस, देखिए ये आकृति हमारे सामने आ गई। पूछा गया हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। तो क्या करना होता है, हमें एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया था कि भाई अगर इस तरीके से आकृति आ जाए तो हम नंबर रखेंगे और जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 3 आएगा। यस या नो, ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, जिसने भी पूरा कैलेंडर पूरा फिगर काउंटिंग नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप उसको अच्छे से देख लेना, पूरी ट्रिक समझाई गई है। तो हम नंबर रख देते हैं, एक काम करते हैं, हम नंबर रखते हैं 1 2 1 + 2 3 1 2 1 + 2 3, उसके बाद में 1 2 1 + 2 3, और एक सबसे बड़ा वाला 1। तो कितने आ गए, 10 आ गए। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। कौन सी पिक्चर, देखिए ज़रा ध्यान से। ये तो आपने छोटे छोटे काउंट कर लिए, लेकिन बड़े भी तो हैं। देखिए कैसे, ये जो लाइन है इस बड़े वाले त्रिभुज को 2 त्रिभुज में बांट रही है, 1 और 2, तो 2 और मिल गए। उसी तरीके से स्टूडेंट्स ये लाइन भी इस बड़े वाले त्रिभुज को 2 भागों में बांट रही है, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो यहाँ से भी कितने मिल गए, इस लाइन ने भी 2 दे दिए। और स्टूडेंट्स ये लाइन भी इस बड़े वाले त्रिभुज को 2 भागों में बांट रही है, एक इस साइड एक इस साइड। तो यहाँ से भी कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो आंसर 16 आएगा, 10 नहीं आएगा। तो क्या बोलेंगे, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 16 त्रिभुज हैं। क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लाइव चैट में या कमेंट में कमेंट कर देना, अगली क्लास में उस चीज़ को कवर कर दिया जाएगा सबसे पहले, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रॉब्लम्स, बिकॉज सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया हाउ मैनी लाइंस इन दिस फिगर। इस आकृति में कितनी रेखाएं हैं, रेखाएं निकालनी है भाई। लाइंस, कितनी लाइंस हैं। अच्छा बताइए, रेखाएं कितने टाइप्स की होती हैं, लाइंस कितने टाइप्स की होती है भाई। 3 टाइप की होती हैं। हिंदी में बोले सीधी, आड़ी, टेढ़ी, है ना, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल, ठीक है। तो बता दीजिए हाउ मेनी लाइंस इन दिस फिगर।
मौसम ख़राब हो चुका है, सर्दी आ चुकी है, तो बच के रहिए, है ना। मैं ही थोड़ा चपेट में आ गया जुकाम बुखार से थोड़ा, तो आप लोग भी थोड़ा सा सावधान रहें। और स्पेशली इस समय एग्ज़ाम है भाई, नहीं इस समय बीमार नहीं होना है। इस समय बीमार हो गए तो समझो आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। हाउ मैनी लाइन्स इन दिस फिगर, ऐसा ही है ना कुछ। चलिए, सो स्टूडेंट्स ये हमारे सामने एक फिगर है, वो पूछा गया इस आकृति में कितने लाइन्स हैं, रेखाएं हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, लाइन्स 3 टाइप्स की होती हैं, वर्टिकल सीधी, हॉरिजॉन्टल आडी, और डायगोनल तिरछी, ठीक है। और लाइन्स वही होगी जो एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और दूसरे पॉइंट पे खत्म होगी, एक पॉइंट से स्टार्ट होगी दूसरे पे खत्म होगी, एक से स्टार्ट होगी दूसरे पे क्या होगी, खत्म होगी। तो हमें यहाँ पे कैसे काउंट करना है, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। आप सबसे पहले क्या काउंट कीजिए, सीधी वाली वर्टिकल। तो देखिए वर्टिकल कितनी है, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 और 3। तो वर्टिकल कितनी मिल गई मुझे, वर्टिकल लाइंस मुझे मिल चुकी हैं स्टूडेंट्स 3। अब किसकी बारी है, अब बारी है हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल देखते हैं यहाँ से, 1 2 और 3। तो हॉरिजॉन्टल कितनी मिल गई मुझे, हॉरिजॉन्टल मिल चुकी हैं स्टूडेंट्स 3। अब किसकी बारी है भाई, डायगोनल तिरछी की बारी है। तो देखिए तिरछी देखते हैं, देखो बार बार की गिनते पहले, 1 2 3 4, ठीक है। 4 के बाद में 5 और 6, कोई तिरछी बची क्या, नहीं। तो डायगोनल कितनी है, डायगोनल है 6। तो 3 + 9 + 3 12। तो कितनी लाइंस हैं, 12 लाइंस हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा यहाँ पे, सी। ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर होगा, है ना। हाँ ये देखो पूरी थी, यहाँ पे अपन यहाँ तक ही रुक गए, यहाँ तक ही थी। तो कितनी लाइंस हैं, 12 लाइंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है, सादृश्यता, एनालॉजी। एनालॉजी से है क्वेश्चन भाई, फटाफट से बता दीजिए क्या बोलने वाला है। एनालॉजी से क्वेश्चन है, सादृश्यता से है, 4 के बाद में है 9, फिर है क्वेश्चनवाचक चिन्ह, फिर है 27। बताइए फटाफट से, 4 9 क्वेश्चनवाचक चिन्ह देन 27। सोचिए, अरे सोचना क्या है इतना इसमें, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 3 का क्यूब है। तो 2 के बाद में 3 आई, तो 3 से पहले क्या होगा, 2 होगा, तो 2 का क्यूब होगा, तो यहाँ क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, 8 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 वर्गीकरण से है भाई, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है मैंने, है ना। कुछ हलवे क्वेश्चन में दिए हैं, तो थोड़ा सा बाहुबली भी करना जरूरी है ना। हाँ, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो बताइए फटाफट से, यहाँ पे आपके पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि विषम कौन सा है, इनमें से विषम कौन सा है, जल्दी से। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है और अच्छा लॉजिक है। CRF, जितना लेवल बढ़ा के पढ़ोगे थोड़ा, उतना आपकी सेहत के लिए एग्ज़ाम में अच्छा रहेगा, और जितना लो लेवल पढ़ोगे उतना ही आपकी सेहत के लिए हानिकारक रहेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को आप। तो फटाफट से बता दीजिए आप लोग, क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। वर्गीकरण है, चलिए समय समाप्त हो गया। एक चीज़ देखिए कि भाई ये 7 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 1 पे आता है, इनका योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। ये 2 पे आता है, ये 24 पे आता है, ये 2 पे आता है, ऐसे आनो सॉरी, ये आता है आपका UVW 23 पे। तो 23 + 4 कितना हो रहा है, 27। ये 3 पे आता है, ये 18 पे आता है, 6 पे आता है। 18 + 3 21 + 6 27।
और इसके बाद में ये 1 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 4 पे आता है। तो 21 + 4 25 + 1 26। तो ये बिल्कुल अलग है, ये सब सेम है। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका भी है, देखिए जरा ध्यान से। अरे G 7 और A 1, 7 + 1 8, 8 मतलब H का अपोजिट H, हनी सिंह। B 2 + 2 4, 4 का मतलब D का अपोजिट W, दूध वाला। 3 + 6 9, 9 पे क्या आता है I का अपोजिट R। उसके बाद में 4 + 1 5, E का अपोजिट U नहीं होता, V होता है, तो इसलिए ये अलग है। तो दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे आ गया है, मिरर इमेज का है। उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को देखते ही बिना मिस्टेक के। मिरर इमेज का क्वेश्चन है भाई ये। ए आंसर होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या बोलने वाले हैं? यस। अरे एक छोटा सा डायग्राम दिया गया आपको हैं, और उसका क्या बताना था? ये डायग्राम आपको दिया गया, और इस डायग्राम को क्या बताना था? इस डायग्राम को बताना था कि भाई क्या होगा हैं। तो क्या होगा बताओ? ये वाली चीज़ इधर चली जाएगी, ये वाली चीज़ रह जाएगी, यहीं रहेगी, ख़त्म बात। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है, हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि दर्पण में दायां बायां हो जाता है, बायां दायां हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्लासिफिकेशन इमेज, मतलब इन इमेज में से कौन सी इमेज अलग है? इनमें से कौन सी इमेज अलग है? आपको 4 इमेज दी गई हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ए में कुछ इमेज दी गई है हमें इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी है, बी में हमें इमेज दी गई है कुछ इस तरीके से, यस। उसके बाद में स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी में हमें इमेज दी गई है कुछ इस तरीके से, सी में इस तरीके से इमेज दी गई है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर जो डी है, डी में हमें इमेज दी गई इस तरीके से, यस या नो। ये इधर आके इधर हो रहा है, तिरछा जाके, है ना, हाँ। ये इधर जाके ऐसे हो रहा है और इस तरीके से। और ई में भी इमेज दी गई है आपको कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास में भाई कितने ऑप्शन दिए गए? आपको ऑप्शन दिए गए 4 नहीं 5। आपसे पूछा गया कि बताइए इनमें से विषम कौन सा है। तो ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट था ये एक लाइन से जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट एक लाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट भी एक लाइन से जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट भी एक लाइन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पॉइंट एक लाइन से नहीं जुड़ा हुआ, ये सेपरेट है। और ये लाइन भी एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है, यस या नो। तो ये बिल्कुल सेपरेट है, तो ऑप्शन नंबर डी इनसे अलग होगा, तो डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे लग चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। फटाफट से छुपी हुई आकृति ज्ञात करें, छुपी हुई आकृति ज्ञात करें जल्दी से। आपको यहाँ पे सन्निहित आकृति ज्ञात करनी है, छुपी हुई आकृति ज्ञात करनी है। एक आकृति आपको क्वेश्चन में दी गई है भाई इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और उसके बाद में इस तरीके से, ठीक है। यह आकृति दी गई है, पूछा गया है इनमें से छुपी हुई आकृति आपको ज्ञात करनी है भाई। तो फटाफट से उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को बिना मिस्टेक्स के। क्या बोलेंगे हम कि कौन सी आकृति यहाँ पे छिपी हुई है? ए, बी, सी या डी? चलिए तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका आंसर होगा। कैसे होगा? देखिए ये वाली आकृति देखनी है ना, तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। हम यहाँ गए, उसके बाद में हम यहाँ गए, यहाँ गए और यहाँ गए, तो इसी तरीके से है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस तरीके से है, तो डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया सादृश्यता है, इमेज का क्वेश्चन है और सादृश्यता का क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए आगे प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आने वाला है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आने वाला है। तो फटाफट से सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर देना है।
सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा भाई? बिना मिस्टेक के। सादृश्यता का मतलब होता है कि जिस प्रकार इधर किया गया उसी प्रकार उधर करिए, ठीक है। मतलब देखिए ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी है और आगे डी का निकालना है। तो देखिए ये पहले दक्षिण दिशा में था लेकिन अब किधर है? पूर्व दिशा में है। तो कोई चीज़ दक्षिण से पूर्व चली गई मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चली गई, मतलब घड़ी के विपरीत 90 डिग्री घूम गया। एक बात पक्का है, तो अगर आप पश्चिम दिशा में हैं तो घड़ी की दिशा में विपरीत घूमना चाहते हैं तो आपको नीचे आना पड़ेगा। तो मतलब एक बात तो पक्का है कि नीचे होंगे, और तीर दो नहीं कितने होंगे? 3 होंगे। क्यों होंगे 3? क्योंकि यहाँ से 2 से कितना हो गया था? 3 हो गया। तो यहाँ भी 2 से कितना हो गया? 3 हो गया। तो उसके बाद जब मैं इसको घुमाऊंगा तो एरो इधर आएंगे, लेकिन ध्यान से देखना, आपने जब इसको नीचे था इधर घुमाया तो एरो ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन उल्टा आ गया। तो एरो को उल्टा लेना है, तो जाना था किधर? इधर, लेकिन आएंगे किधर? इस साइड आएंगे। तो ऐसा किस ऑप्शन में बन रहा है बताइए? ऐसा आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट आज का अंतिम क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन कैलेंडर से है भाई। 12 मार्च 2018 को संडे है, तो 10 अक्टूबर 2028 को कौन सा डे होगा? फटाफट से निकाल दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्या बोलेंगे? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या इनमें से कोई नहीं? यस, फटाफट से इस कैलेंडर के क्वेश्चन को उड़ा दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग? 12 मार्च 2018। मार्च 2018 को संडे है। हमसे पूछ लिया गया 10 अक्टूबर 2028। जल्दी से क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए समय समाप्त हुआ। देखिए भाई क्या करना है हमें, एक सेकेंड। भाई देखिए क्या करना है हमें, 12 मार्च 2018 से 12 मार्च 2028 में आ सकते हैं वर्षों के आधार पर, है ना। तो 18 से 28 में आने के लिए कितने साल चलने पड़ेंगे? 10 साल चलने पड़ेंगे। तो 10 सालों में कुछ लीप वर्ष होंगे, कुछ नॉर्मल ईयर होंगे। तो लीप वर्ष में एक विषम दिन होता है और लीप वर्ष में 2 होते हैं और नॉर्मल ईयर में 1 होता है, लेकिन कम से कम 1 तो होता है ना, बिल्कुल। तो 10 साल में कम से कम 10 और डेज तो होंगे। एक्स्ट्रा कहाँ होते हैं? लीप ईयर में। तो लीप ईयर कितने हैं बताओ? 18 के बाद 20, 24, 28, 3 लीप ईयर है तो 3 जोड़ देंगे, 7 का भाग देंगे, तो 13 में 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 6। तो संडे में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ देंगे। तो यहाँ तक हम आ गए, संडे में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास में आएगा सैटरडे, शनिवार। लेकिन ये वार किसका निकला है? 12 मार्च का निकला है। 2028 में 12 मार्च को सैटरडे है, शनिवार है। तो भाई 12 मार्च 2028 को शनिवार है, तो क्या अब आप 10 अक्टूबर 2028 का नहीं निकाल सकते? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। मार्च से अक्टूबर में चले जाएंगे। देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो मार्च में हमें 12 मार्च से चलना है, मतलब 12 मार्च को छोड़ना है। 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च चलना है। तो मार्च में 12 दिन छोड़ दिए तो कितने चले? 31 में से 12 कम कर दीजिए तो 19 दिन हम चले। 19 दिन मार्च में चले। अप्रैल में कितना चले? 30 दिन चले। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में कहाँ तक आना था? 10 अक्टूबर तक आना था, ठीक है। इन सबको मैंने जोड़ा और जोड़कर कितने का भाग दिया? 7 का भाग दिया। तो सीधा काट दूंगा मैं इसको, क्योंकि मुझे शेषफल चाहिए। देखो 7 दूनी 14, शेषफल 5, तो यहाँ से तो बचा 5, यहाँ से कितना आएगा? 7 चौक 28, 2, 3, यहाँ से कितना आएगा? 28, 2, 7 चौक 28, 2, 3,
यहाँ से भी 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, 7 एकम 7। तो 3 + 2 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 + 3 13 + 3 16, 17 18, 18 + 5 23 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2। तो क्या करेंगे, शनिवार में हम 2 जोड़ेंगे। तो शनिवार में जब हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा सोमवार। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, सोमवार। जिसको भी कैलेंडर में दिक्कत है तो ज्वाइन बटन में हमने डाल रखा है कैलेंडर का वीडियो, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, तो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। और स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चंस की PDF अभी मैं 5 मिनट के बाद टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूँ, तो आप वहाँ से आंसर की के साथ उनको अच्छे से देख सकते हैं। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, वही रात को 9 बजे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।